हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स चल रहा था हम लोग का। नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स चल रहा था, उसमें हम लोग एक टॉपिक इनर्ट गैस, इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो, आज ये 150 प्रश्न है नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स का, और एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो आज ये है, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो शून्य समूह। अब शून्य समूह किसको कहते हैं? तो शून्य समूह यदि आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल का सबसे अंतिम समूह जो होता है 18वां समूह, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? शून्य समूह कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शून्य समूह कहते हैं 18वां समूह को। उसी को इनर्ट गैस का समूह भी कहते हैं, अक्रिय गैस का समूह। उसमें जो जो भी तत्व मौजूद रहते हैं, कौन कौन सा तत्व? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। तो इनर्ट गैस आपको पता चल गया, शून्य समूह पता चल गया। ये स्वाद में रंगहीन, गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कहलाते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा, हीलियम 10 किसका होता है? नियॉन का होता है। 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। 36 किसका होता है? क्रिप्टन का होता है। उसके बाद 54 किसका होता है? जेनॉन का होता है। तो ये सारे तत्व जो हैं वो अक्रिय गैस हैं। ठीक है, और ये 18वें समूह में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव, उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव क्या होता है? यानी कि बोला है नोबेल गैस का आयनन विभव, तो एक अवधि में अधिकतम होता है। क्या होता है? एक अवधि में अधिकतम होता है। एक अवधि में अधिकतम होता है आयनन विभव। प्रत्येक उत्कृष्ट गैस का जो आयनन ऊर्जा है अपनी आवर्त में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अपनी आवर्त में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होता है। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस की जो आयनन ऊर्जा का मान है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, दुर्लभ गैस या रेयर गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, क्योंकि बताएंगे इसका राइट आंसर। अक्रिय क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थिर होता है। यदि आप इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सब फुलफिल हो जाएगा, सारा अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। जैसे नियॉन कर लेगा, आर्गन कर लेगा, क्रिप्टन कर लेगा, ये सारा अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो दुर्लभ गैस का सामान्यतः क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहता है। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा एक आदर्श गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस आपको बताए कौन कौन सा होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। देखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन को XN लिखते हैं, जेनॉन और रेडॉन, जेनॉन और रेडॉन, XE जेनॉन, RN रेडॉन। ठीक है, XE जेनॉन और RN रेडॉन, ये सभी पीरियोडिक टेबल के 18वें समूह में मिलता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होगा इनर्ट गैस नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। हीलियम है, देख लीजिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बोला है इसमें कौन सा अजनबी गैस कहलाते हैं? तो वही अजनबी गैस किसको कहते हैं? इनर्ट गैस को ही अजनबी गैस कहते हैं। इनर्ट गैस में एक है जीनॉन। जीनॉन को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। इसको जेनॉन को, जीनॉन को अजनबी गैस के रूप में, इसका परमाणु, इसका जो प्रतीक है वो XE है। परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? 54 है। कितना है? 54। परमाणु क्रमांक जो है 54 है। इसको अनोखा गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोखा गैस या फिर अजनबी गैस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी है। तो हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। ठीक है, अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो विषम देखिएगा, इसमें कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि और सभी जो है आर्गन, जेनॉन और नियॉन, ये सभी इनर्ट गैस हैं और हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस तो आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही होता है नोबेल गैस। तो इसमें कौन नहीं है? क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन जो है आपका, ये आपका नोबेल गैस नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हीलियम और आर्गन में क्या समानता है ये बताना है। तो क्या है? दोनों के बाह्यतम कोष में पूर्णतः भरा होता है। क्या होता है? दोनों का बाह्यतम कोष, हीलियम और या आर्गन का बाह्यतम कोष पूर्णतः भरा रहता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, आर्गन का करेंगे तो 2, 8, 8, 18 माता 2, 8, 8, दोनों का बाह्यतम कोष जो होगा वो पूर्णतः भरा होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या करता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है? एक परमाणु कौन सा बताएंगे? तो देखिए, हाइड्रोजन जो है H2, ऑक्सीजन का O2, ये 2 परमाणु है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 परमाणु है। उसके बाद देखिए, इसमें जो है आर्गन AR,
आर्गन, ये एक परमाणुक है। जितने भी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस यदि आपको कोई भी दिख गया, आर्गन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सभी जो है एक परमाणुक है। जितना भी अक्रिय गैस है, चाहे आप हीलियम ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, क्रिप्टन ले लीजिए, जेनॉन ले लीजिए, रेडॉन ले लीजिए, ये सारे क्या है? एक परमाणुक तत्व। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस के 5वें आवर्त में रखा गया है? 5वें आवर्त में, इस समूह ने आवर्त पूछा, ऐसे ऐसे जो आवर्त होता है 5वें में। तो पहला में जानते हैं कि आपका हीलियम होगा, हीलियम के बाद नियॉन होगा, नियॉन के बाद क्या होगा? आर्गन होगा, नियॉन के बाद आर्गन होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन होगा। तो तीसरा में आपका आर्गन हो गया। चौथा में आपका क्रिप्टन होगा, तो आर्गन के बाद क्रिप्टन हो गया। क्रिप्टन के बाद आपका जेनॉन होगा, ऑक्सी जेनॉन होगा। तो 5वें आवर्त में क्या है? इनर्ट में सी, जेनॉन। जेनॉन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। जेनॉन जो होगा 5वें आवर्त में होगा, तो राइट आंसर जो होगा इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? मूल तत्व को क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस यानी कि निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस यानी कि निष्क्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कौन कौन सा गैस रहता है मौजूद? एक तो हीलियम रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है। क्या है? ये सभी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है। ये सभी वायुमंडल में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक तत्व रेडॉन, रेडॉन जो है वायुमंडल में खुले तौर पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हीलियम मिल जाएंगे, नियॉन मिल जाएंगे, आर्गन मिल जाएंगे, क्रिप्टन मिल जाएंगे, जेनॉन मिल जाएंगे, लेकिन रेडॉन आपको वायुमंडल में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 3 तत्व एक्स वाई जेड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्स का ये है, वाई का ये है और जेड का ये है। तो तत्व जेड एक क्या है? तो ये देखिए 8, 8, 16, 2, 18, 18 में क्या होता है? आर्गन, आर्गन, और आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस है। तो पूछा था जेड के बारे में, तो जेड आर्गन इनर्ट गैस है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका। अब 2, 8, 7, 17, 17 में क्या आता है? क्लोरीन आता है। 2, 8, 2, 12, 12 में क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। ये सब आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से निष्क्रिय समूह कौन सा है? तो निष्क्रिय समूह कौन सा है? तो 18वां समूह या शून्य समूह, इसको निष्क्रिय समूह कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 17वें समूह को क्या कहते हैं? हेलोजेंस फैमिली कहते हैं। ठीक है, 17वें समूह को क्या कहते हैं? हेलोजेंस समूह कहते हैं। क्षारीय धातु समूह किसको कहते हैं? पहला समूह को। दूसरा समूह को क्षारीय मृदा धातु समूह। ठीक है, क्षारीय धातु समूह जो है वो पहले समूह को, दूसरा को क्षारीय मृदा। 17वां को क्या कहते हैं? हेलोजेंस समूह। 18वां को क्या कहते हैं? शून्य समूह या इनर्ट गैस समूह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम जिसमें सभी तत्व गैस है। तो सभी तत्व गैस किसमें है? समूह 18वां में। 18वां में सारा क्या है? गैस है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? गैस हैं। ये समूह 18 के तत्व हैं। जितने भी तत्व बताए आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी समूह 18वें के तत्व हैं। किसके? 18वें के तत्व हैं ये। और ये सभी क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। ये समूह क्या है? गैस है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है? हीलियम में। हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी बात नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन के बाहरी कक्षा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। और हीलियम में कितना बाहरी कक्षा में? 2 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी के सहायता से हम लोग वैलेंसी भी निकालते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। डैश समूह 18वें तत्व तो है, तो 18वें तत्व को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल और धातु, उत्कृष्ट गैस। तो क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। एल्कली मृदा धातु, एल्कलाइन मृदा धातु नहीं। हेलोजेंस किसको कहते हैं? 17वें समूह को कहते हैं। एल्कली धातुएं ये पहले समूह को कहते हैं, और ये दूसरे समूह को कहते हैं। पहले समूह को कहते हैं एल्कली धातुएं, दूसरे को एल्कलाइन मृदा धातुएं। 17वें समूह को हेलोजेंस फैमिली, 18वें समूह को उत्कृष्ट गैस की फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय गैस डैश समूह में होते हैं। तो निष्क्रिय गैस किस में होते हैं? या इनर्ट गैस 18वें समूह में होते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? डैश एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस आपको पता है कि कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और एक लास्ट तत्व जो होता है वो ऑर्गनेंस, जिसको ओजी से दर्शाते हैं। 7 तत्व होते हैं ना, समूह 18 में 7 तत्व हैं। पहला हीलियम है, दूसरा नियॉन है, तीसरा आर्गन है, चौथा क्रिप्टन है, 5वां जेनॉन है, 6ठा रेडॉन है और 7वां ऑर्गनेंसन। ठीक
ठीक है, जिसको OG से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, कौन सा एक निष्क्रिय गैस है ये पूछा, तो क्रिप्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिप्टन। क्रिप्टन जो हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस नहीं है, तो निष्क्रिय गैस नहीं है कौन सा, क्लोरीन। क्लोरीन जो होगा आपका निष्क्रिय गैस नहीं होगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद तो सारा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो हीलियम भी है, रेडॉन भी है, क्रिप्टन भी है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन आयन में होता है। यहाँ पे क्लोरीन आयन है, तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। 18 किसका है, परमाणु संख्या आर्गन का है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व। तो देखिएगा जो भी 18वां समूह का तत्व होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, नियॉन। 18वें समूह या अक्रिय गैस जो होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजेंस फैमिली में जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व होता है। 17वां समूह जो होता है वो अधिक होता है, 18वां समूह जो होता है वो कम होता है। ठीक है, 17वें समूह में भी पूछ लेगा यदि आपको कि सबसे अधिक क्रियाशील, तो फ्लोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति का है, तो कौन सी रेडियोधर्मी प्रकृति का है, तो रेडॉन। रेडॉन जो होता है वो रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। रेडॉन जो होता है वो क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रकृति का एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनर्ट गैस है। रेडॉन जो होता है वो एक रेडियोधर्मी प्रकृति का क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। उसके बाद देखिए आर्गन का उपयोग सामान्यतः किस में करते हैं, तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि आर्गन गैस क्या होती है, अक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आर्गन किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा इसीलिए तो बल्ब में भरा जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यदि इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारे उड़ाने के लिए किया जाता है। तो हीलियम गैस जो होता है ना, वो सिलेंडर में जो भरा हुआ रहता है, मेले में जाते होंगे तो वहाँ पर आपको उड़ता हुआ गुब्बारा दिल वाला मिलता होगा, तो उसमें आपका हीलियम गैस रहता है। तो हीलियम गैस भरा जाता है उन गुब्बारों में जो आपको उड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, तो कौन सा हो जाएगा नोबेल गैस या इनर्ट गैस, आर्गन हो जाएगा। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, इनर्ट गैस आर्गन हो जाएगा। आपको पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है। ये क्या है, 18वें वर्ग का तत्व है, 18वां जो समूह होगा उसका तत्व है ये सारे तत्व। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनर्ट गैस से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए थे पिछले 6 वर्ष में ये सारे हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कौन सा, सल्फर से संबंधित क्वेश्चन। सल्फर से संबंधित क्वेश्चन है, तो सल्फर से संबंधित क्वेश्चन को करते चलिए। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सिर्फ एस होता है सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, 32 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु भार जो है वो 32 होता है। ठीक है, सल्फर की उत्पत्ति जो हुई थी वो लैटिन भाषा सल्लपुर से हुआ था। किससे, सल्लपुर से, इंग्लिश में लिखते हैं सल्लपुर से हुआ था। इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा सल्लपुर से हुआ था। ठीक है, ये क्या है, एक अधातु है। सल्फर क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो चलिए सल्फर के बारे में आप जान गए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है जिसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। आर्गन एक परमाणुक है, सल्फर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है सोडियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन 2 परमाणुक है। ऑक्सीजन क्या है, 2 परमाणुक है, बहुपरमाणुक पूछा है, तो सल्फर जो हो जाएगा बहुपरमाणुक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, क्षारीय अल्केलाइन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर जो क्षारीय प्रकृति का नहीं है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा, सल्फर एक रासायनिक अधातु तत्व है। क्या है, सल्फर अधातु है। सल्फर का उपयोग जो कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लीजिएगा। इसका उपयोग लिखते कम है बोलते ज़्यादा हैं, ये डायलॉग कुछ तरह है, मारते कम है घसीटते ज़्यादा है, तो यही वाला बात है। कि लिखने का जो व्यवस्था है ना वो मेरे पास नहीं है, अपने हाथ की अंगुली से ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो देखिएगा, कीटनाशक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग करते हैं, दिया सलाई बनाने में इसका मतलब सलाई बनाने में, बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद किस में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन
वल्कनाइजेशन कहते किसको, इसको समझिए। वल्कनाइजेशन किसको कहते हैं? यह एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है, कैसा, जिसमें गंधक यानी कि सल्फर या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने पे रबड़ या संबंधित बहुलक अपेक्षाकृत संबंधित बहुलक अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल जाता है। जो रबर होता है ये अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। अगर रबर का निर्माण में सल्फर मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि वह अधिक टिकाऊ हो सके। जैसे कि टायर बनाते हैं, आप टायर बनाते हैं ना, अरे गाड़ी का टायर, जूता बनाते हैं, हॉर्स पाइप बनाते हैं, हॉकी का सामान बनाते हैं, इसको वल्कनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि अधिक टिके, अधिक समय तक चले। ठीक है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया? तो किस भाषा में लिया था? लैटिन में लिया था। किस में? लैटिन में। सल्फुर से SULPUR इस शब्द से सल्फर का निर्माण हुआ है। सल्फुर से सल्फर का निर्माण हो गया। यह P ब्लॉक एलिमेंट है सल्फर, और धातु है सल्फर। P ब्लॉक एलिमेंट है और धातु है। परमाणु संख्या 16 होता है, परमाणु भार 32 होता है। इसका लैटिन नाम सल्फुर है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और क्या चाहिए आपको सल्फर के बारे में जानकारी, बताइए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके फीडबैक भी आप अपना ज़रूर दिया कीजिए, सिर्फ वीडियो देख के चल जाते हैं। प्याज काटते समय आँख में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो सल्फर है। प्याज, लहसुन ये सब काटते हैं ना, तो आपको अंडा, सरसों का तेल में ये सब आँख में आपको लगता है, इसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। प्याज में, लहसुन में। भूपटल पर सल्फर जो है वो कितना प्रतिशत है? 0.05%। भूपटल जो सल्फर पाया जाता है वो 0.05% है। नेक्स्ट सवाल क्यों पूछो, कहता है डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस पता चलता है जिसमें LPG सिलेंडर लीक हो जाता है। सल्फर के यौगिक होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सल्फर के यौगिक होते हैं। सल्फर का यौगिक होता है। LPG का गैस जो गंध करता है उसमें क्या आता है? मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है ना, मिथाइल मरकप्टन रहता है। मरकप्टन लिख लीजिएगा, मरकप्टन। ये किसके यौगिक होते हैं? सल्फर के यौगिक होते हैं। मिथाइल मरकप्टन जो होता है ये सल्फर का यौगिक होता है, जिससे क्या ऐसा गंध करता है, तब पता चलता है कि गैस वाला लीक कर रहा है जी। और गैस में जो होता है LPG गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सल्फर की परमाणुकता क्या है? तो सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व है। ऐसे देखिए, सल्फर का संरचना इस प्रकार से होता है। सल्फर क्या है? एक बहुपरमाणुक तत्व है। इसका आणविक रूप जो होता है वो S8 के रूप में लिखते हैं। ऐसे S8 आणविक रूप, तो बहुपरमाणुक तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की 8 गो सल्फर में होता है, देखते हैं S8 के रूप में संरचना। ये तो संरचना हो गया ना, और यहाँ पे देखिए कितना है सल्फर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 परमाणुक है। सल्फर जो है 8 परमाणुक तत्व है, यानी कि बहुपरमाणुक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज यौगिक है? तो अधात्विक खनिज यौगिक कौन सा है? चांदी, तो गंधक यानी कि सल्फर, गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर को ही क्या कहते हैं? गंधक। ये अधात्विक खनिज है। उसके बाद प्लेटिनम, आप समझिए रहे हैं, धातु है। प्लेटिनम धातु है, लोहा धातु है, चांदी धातु है। ये सारे क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन से संबंधित जितने भी सवाल हैं उस सवाल को कर लेंगे अभी। कार्बन भी अधात्विक तत्व है क्या? अभी तो हम लोग नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो सारे नॉन मेटल का ही चर्चा होगा। तो यहाँ पे आ गया एक और लास्ट, कार्बन, नॉन मेटल। तो पूछा कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्नलिखित में से किस गुण को दर्शाता है? तो किस गुण को दर्शाता है? तो स्वापन गुण, परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता। तो कार्बन की मदद से क्या करते हैं? परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने में यह मदद करता है। ठीक है। परमाणु की लंबी श्रृंखलन के बनाने में काम आता है कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्रकृति अपरूप पाया जाता है? कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। तो हीरा जो होता है ना वो सबसे कठोर होता है, वो किसका अपरूप है? कार्बन का ही अपरूप है। तो कार्बन जो होता है प्रकृति, कार्बन के बारे में सुनिएगा, कार्बन जो होता है वो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है कार्बन। ठीक है। इसके अपरूप जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, क्या है? जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, ये सभी क्या होते हैं? कठोरतम होते हैं। कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं ये सभी क्या होते हैं? कठोरतम होते हैं। कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के? तो एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया कोयला, चौथा हो गया फ्लोरीन। इसको याद रखिएगा। पहला हो गया आपके पास हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया कोयला, चौथा हो गया क्या? फ्लोरीन। नेक्स्ट सवाल आपके पास, कार्बन का इसमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो क्या कौन सा हो जाएगा? श्रृंखलन गुण या चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है, तो कौन सा गुण? चतुसंयोजकता या श्रृंखलन गुण कार्बन यौगिक की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। कार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य बताइएगा?
कार्बन उत्कृष्ट गैस है, कार्बन प्रकृति में उपधातु है, उपधातु नहीं है अधातु, कार्बन प्रकृति में क्या है अधातु है, अधात्विक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। कार्बन को हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बड़ी कैपिटल सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6, परमाणु भार जो होता है एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है 12 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 4, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, तो संयोजकता भी क्या होगी इसकी 4 ही होगी, तो संयोजकता इसकी 4 होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट सवाल, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसे संरचना में व्यवस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं। फ्लोरीन में क्या होते हैं? कार्बन का यह एक अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब आपको बताया कि कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का अपरूप कौन कौन सा बताए? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन, ये 4 अपरूप बताए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की संरचना जो होती है वो फुटबॉल के समान होती है, फुटबॉल के समान। ठीक है, इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं, कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। इसको C60 के माध्यम से भी पहचाने जाते हैं, C60 ऐसा लिखा रहेगा तो समझिएगा क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं? स्नेहक के रूप में तो किसका करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में, सूखा स्नेहक, स्नेहक जैसे कि पाउडर टाइप का जिससे फिसलन हो सके, तो शुष्क स्नेहक में रूप किसका करते हैं? कार्बन के किस अपरूप का? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग और भी कई जगह करते हैं, जैसे पेंसिल की लीड बनाने में। ये जो पेंसिल होता है आप देखे होंगे नटराज का पेंसिल, या और किसी कंपनी का, हम तो नटराज है लिखें, और कौन कंपनी का होता है बताइएगा कौन कंपनी। तो नटराज का पेंसिल में देखते होंगे कि काला काला बीच में रहता है, काला काला। तो पेंसिल की लीड बनाने में क्या करते हैं? इसका बैटरी में एनोड के रूप में होता है। ठीक है, बैटरी में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन के इसमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के दृश्य की होती है? तो किसकी होती है संरचना इस प्रकार से, हम बॉल की तरफ गोल गोल, तो किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, जिसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरीन का उपयोग जो है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, फ्लोरीन का उपयोग जो होता है वो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कोक। कोक जो है वो क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। उसके बाद कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप जो हैं वो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अपरूप में कौन सा हो जाएगा? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो ये भी हो जाएगा, कोक भी हो जाएगा। ये सभी क्या है? अक्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, चारों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। और दूसरा कहता है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर जुड़ा रहता है, जिसे षष्ठ कोणीय सारणी हेक्सागोनल एरिया कहते हैं। तो कौन सा सही होगा बताइएगा? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये बात सही है, दोनों बात सही है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिसे षष्ठ कोणीय सारणी हेक्सागोनल एरिया कहते हैं। दोनों सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम तो शायद ग्रेफाइट के बारे में एक बार देख लीजिएगा, कुचालक होता है या पेंसिल में यदि आप इधर से करंट लगाएंगे, हाँ कुचालक ही होता है। चलिए, ग्रेफाइट जो विद्युत का कुचालक होता है। किस धातु का एलोट्रॉप्स विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है, बताइएगा। तो एलोट्रॉप्स अपरूप, ग्रेफाइट भी अपरूप है। यहाँ पे हमको लगता है उस क्वेश्चन में गलती है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक अपवाद में होगा शायद। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन, कार्बन के अपरूप जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अपवाद में क्या हो गया? ग्रेफाइट। लेखन पेंसिल में है, लेखन पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट होता है। लेखन पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। इसको एक बार अपने नज़र से देख लीजिएगा, ग्रेफाइट को। एक सेकंड आपको बताते हैं हम सुचालक है या कुचालक, कंफर्म करके। वैसे तो कुचालक बताए हैं आपको। हीरे के कार्बन परमाणु, चलिएगा, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। हीरा कार्बन का क्या है? एक अपरूप है तथा एक पारदर्शी रत्न है। हीरा क्या है? रत्न है। इसके कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन का एक अपरूप नहीं है तो कौन सा? फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हीरा का उपयोग जो होता है, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, शुद्ध अपरूप है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं, देखिएगा, शुष्क सेल और विद्युत अपघटन क्रिया आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पेंसिल तथा रंग बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीन में शुष्क स्नेहक के रूप में भी करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और शुष्क बर्फ के नाम, अच्छा, फ्लोरीन, शुष्क बर्फ के बारे में बताया गया है, शुष्क बर्फ के बारे में कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, बताएंगे। हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है और अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हीरा भी क्या है, विद्युत का कुचालक है, और वहाँ पे ग्रेफाइट भी विद्युत का कुचालक बताए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा है। ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आग को बुझाता है कौन सा, आग कौन बुझाता है। तो देखते होंगे, यदि आप बैंक गए हैं कभी बैंक, वहाँ या किसी बड़े स्कूल कॉलेज में जाएंगे, या आजकल तो सब जगह स्कूल कॉलेज या पेट्रोल पंप, सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल पंप गए होंगे, वहाँ पे एक सिलेंडर नुमा लगा रहता है दीवार में, इतना का लटका रहेगा लाल कलर का। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो कि आग बचाने में आग से बचाने में, आग को बुझाने में मदद करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं आग बुझाने में। ठीक है, ये अग्निशामक यंत्र यानी कि सिलेंडर में भर के रखा। जैसे कहीं आग लग गया, वायरल वीडियो भी देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या करता है, इसे मान लीजिए छोटा मोटा आग लग गया, तो वो जो स्प्राइट या कोको कोला होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो आप पीते हैं, डिब्बा खोल के उड़ा देता है उसको, देखते हैं आग बुझ जाता है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यह जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। ये तो बड़ा श्रृंखला कौन बनाएगा, कार्बन बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, शुष्क बर्फ के बारे में याद रखिएगा, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है। शुष्क बर्फ जो है पिघलता नहीं है, पिघल के पानी नहीं बनेगा, सीधा वाष्प ही बनता है। इसीलिए देखते होंगे कि जब ऑर्केस्ट्रा का डांस होता है वहाँ पे वही शुष्क बर्फ लगाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, तो देखते होंगे एकदम पूरा उजला उजला हो जाता है, लगता है कि आसमान में चल रहे हैं, एकदम बादल में चल रहे हैं। ठीक है, तो वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठोस से। और ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। देखिएगा इस सवाल को, देखिएगा इस सवाल में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। विभिन्न रूपों में कौन सा मौजूद हो सकता है, बताइएगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। परमाणु संख्या, परमाणु भार तो जानते हैं, परमाणु संख्या 6 परमाणु भार। यह संयुक्त एवं मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन जो होता है एकदम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन विभिन्न रूप में पाया जाता है, हीरा के रूप में पाया गया, ग्रेफाइट के रूप में पाया, फ्लोरीन के रूप में पाया गया। ठीक है, मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में उपचायक माध्यम के रूप में करता है। उपचायक माध्यम के रूप में करता है, बताइएगा। तो कोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोक जो होता है, मुख्यतः कोक जो होता है कोयले से प्राप्त करते हैं। तो कोयले से प्रभाजी आसवन, कौन सा विधि के माध्यम से, प्रभाजी आसवन विधि के माध्यम से कोयले से कोक प्राप्त किया जाता है। कोक जो होता है वो कोयले से प्राप्त किए जाने वाला ठोस ईंधन होता है। कोक जो होता है वो कोयले से प्राप्त किए जाने वाला ठोस ईंधन होता है। इसमें जो होता है 80 से 85% कार्बन मौजूद होता है। कोक में जो होता है 80 से 85% कार्बन मौजूद होता है। कोक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस के रूप में, गैसीय ईंधन बनाने में कोक का उसमें मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है, हीरा एक पारदर्शी रत्न है। जो क्या होता है, हीरा जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप भी है। हीरा जो है वो कार्बन का एक यौगिक भी यौगिक नहीं है, सॉरी, हीरा यौगिक ना होकर, हीरा जो है कोई यौगिक नहीं है, यह एक कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन का एक रूप नहीं है, कौन सा, हीरा, फ्लोरीन, ग्राफीन या सिलिकॉन। राइट आंसर बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है कार्बन का एक रूप नहीं है। बाद बाकी जो है आपका हीरा, फ्लोरीन, ग्राफीन, ये तीनों क्या है? कार्बन के ही अपरूप हैं। हीरा, फ्लोरीन और ग्राफीन जो है ये तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। जबकि सिलिकॉन एक तत्व है। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? अजी आपके मोबाइल में जो चिप्स होता है लगा हुआ चिप्स, उसमें सिलिकॉन होता है। कंप्यूटर में जो चिप्स लगता है उसमें भी सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन ऐसा ही होता है, सिलिकॉन का सिंबल। इसका परमाणु संख्या 14, परमाणु भार जो होता है वो 27 होता है। ठीक है, परमाणु भार जो होता है वो 27 होता है। यह नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ग्राफीन क्या होता है? तो यह क्या होता है ग्राफीन? अभी तुरंत पढ़े। कार्बन का एक अपरूप होता है। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप होता है। ग्राफीन को हम ग्रेफाइट से प्राप्त करते हैं। ग्राफीन को जो होता है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ग्रेफाइट से प्राप्त करते हैं। ग्रेफाइट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिखना मुश्किल ही है इसलिए सुनते ही रहिए। ठीक है, यदि आप सुनते ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सुनने से याद भी होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जल और अन्य पदार्थ के रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग करते हैं? किसके लिए? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारकोल। जल और अन्य पदार्थ के रंगीन अशुद्धियों को, बुरी गंधों को अधिशोषित करने, यदि जल में गंध है तो उसमें चारकोल का प्रयोग करते हैं। अशुद्धियों को खत्म करने के लिए चारकोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वो CO2 हो जाएगा। शुष्क बर्फ का उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है? शीतलक के रूप में, शीतलक एजेंट के रूप में करते हैं। शुष्क बर्फ का उपयोग शीतलक एजेंट के रूप में करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आप ये भी जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डाइस से बंधे होते हैं। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने? 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण इसका डैश आकार है। छोटा, विशाल, बहुत बड़ा या मध्यम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कार्बन का मजबूत बंध के गठन का कारण इसका क्या है? छोटा आकार। छोटा आकार है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के बारे में बताते हैं। C6H12, C612, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 समस्थानिक हैं। कार्बन के कितने 3 समस्थानिक? 3। ठीक है, कार्बन का 14 का प्रयोग जो होता है, कार्बन 14 जो समस्थानिक होता है, इसका प्रयोग आप मान लेते हैं कोई गाछ वृक्ष है, पुराना गाछ वृक्ष, उसकी आयु ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो ये किसका आता है? फ्लोरीन का आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्लोरीन का आकृति फुटबॉल के समान, ग्लोब के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? फ्लोरीन है, कोयला है, डायमंड है, ग्रेफाइट। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए कौन सा कार्बन के एक अपरूप नहीं है? बताइएगा। कार्बन का अपरूप नहीं है तो देखिए, शुद्ध कोयला रहता तो कोयला जो होता है ये कार्बन का अपरूप नहीं होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, क्योंकि कोयला में जो होता है वो बहुत मिलावट होता है। इसमें सल्फर भी मिला रहता है, सिलिका भी मिला रहता है। 100% इसमें कार्बन नहीं होता है। कार्बन का मुख्य यौगिक जो है 4 ही है। एक तो फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है और नेक्स्ट सवाल के कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है। तो कार्बन फ्लोरीन को फुटबॉल के आकार में, जिसको हम C60 के नाम से भी जानते हैं, फ्लोरीन को C60 के नाम से भी जानते हैं। इसको ग्लोब के समान भी देखा गया है, ग्लोब के समान, फुटबॉल के समान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है। सीसा पेंसिल नाम क्या है? सीसा पेंसिल। इसमें शीशे की प्रतिशत कितना है? 0%। सीसा प्रतिशत कितना होता है? 0। सीसा पेंसिल में शीशे का कितना होता है? 0 होता है। क्योंकि इस सीसा पेंसिल का निर्माण जो होता है ये किससे होता है? ग्रेफाइट से होता है। ग्रेफाइट, ये भी क्या है? कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट से होता है। सीसा पेंसिल का निर्माण किससे होता है? ग्रेफाइट से होता है। इसमें शीशे का प्रतिशत 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्लियर चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यू रचना प्रदान करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर होगा षष्ठकोणीय व्यू रचना कौन प्रदान करता है? ग्रेफाइट। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है,
इसे ब्लैक लेड, काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को जो होता है काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है वो पेंसिल बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब लास्ट ये है, डाइस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु में बंधे होते हैं जो एक त्रिआमी संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिआमी संरचना का निर्माण करते हैं, क्या हो जाएगा? डायमंड। डायमंड जो है त्रिआमी संरचना का निर्माण करता है। डायमंड जो है हीट एंड इलेक्ट्रिक का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडेसी ग्लोब के रूप में है? तभी आपको पता है ग्लोब के रूप में कौन दिखता है? फ्लोरीन दिखता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। फ्लोरीन इसमें से किसका अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप है। फ्लोरीन कार्बन का अप्रूप है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का एक अप्रूप है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हीरा हो जाएगा, ठीक है। हीरा जो है अप्रूप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? नॉन मेटल एंड नॉन मेटालिक कंपाउंड समाप्त हुआ। पूरा 150 क्वेश्चन आपको कराए, एक पार्ट 1 में एक पार्ट 2 में। जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा। साइंस, रेलवे साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ये काम आपको करना है, हम करने नहीं जाएंगे। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि और कोई जाने मेरे चैनल के बारे में तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप अपने अच्छे मित्र को शेयर कर सकते हैं, आप अपने महबूबा को कर सकते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।